मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश जी। इन तीनों महान बैकग्राउंड सिंगर में सबसे बड़े थे मुकेश चंद्र माथुर। उनका जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनके पैदा होने के करीब 1.5 साल बाद मोहम्मद रफ़ी इस धरती पर आए। सबसे बाद में पैदा हुए किशोर कुमार। अब इनके करियर की शुरुआत और दुनिया से जाने की टाइमलाइन देखिए। मुकेश जी ने सबसे पहले 1941 में फिल्म निर्दोष से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। उनके बाद रफ़ी साहब ने 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच में पहली बार बैकग्राउंड सिंगिंग की और 2 साल बाद किशोरदा ने 1946 में फिल्म शिकारी में पहली बार एक्टिंग की। तीनों ने अपने करियर में खूब नाम, पैसा और शोहरत कमाई। ये तीनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान गायक बन गए और जब दुनिया से जाने की बारी आई तो तीनों ने एक ही तरीके से दुनिया छोड़ी। इन तीनों के पैदा होने से लेकर मौत तक में एक अजीब सा संयोग दिखता है। आज की इस खास पेशकश में हम इन तीनों महान गायकों के जीवन से जुड़े इन्हीं संयोगों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। मेल सिंगर्स में ना जाने कितने सिंगर्स आए, लगातार आ रहे हैं और आते रहेंगे, लेकिन मुकेश जी, रफ़ी साहब और किशोरदा ने अपने सुनने वालों के दिलों में जो जगह और इज्जत बनाई, उसका मुकाबला दूर दूर तक नहीं हो सकता। इन तीनों दिग्गजों के बीच कंपटीशन और राइवलरी की खबरें भी खूब सुर्खियों में रहती थी, लेकिन हकीकत में ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इन तीनों के पैदा होने से लेकर मौत तक में इतनी समानताएं हैं कि इसे बस संयोग कहना उचित नहीं होगा। इन तीनों की मौत एक जैसी हुई थी और उनके आखिरी घंटों में भी समानता थी। मुकेश जी का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। उनके पैदा होने के करीब 1.5 साल बाद मोहम्मद रफी का जन्म हुआ। उनकी पैदाइश 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह की थी और इस तिकड़ी में सबसे छोटे थे किशोर कुमार, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में 4 अगस्त 1929 को हुआ था। मतलब पहले मुकेश जी पैदा हुए, उसके बाद रफी साहब और फिर किशोरदा। दुनिया से ये तीनों हस्तियां इसी क्रम से चली गई। मुकेश जी को पहला ब्रेक 1941 में 18 साल की उम्र में फिल्म निर्दोष से मिला था। इस फिल्म में एक्टिंग के साथ उन्होंने सारे गाने भी गाए थे। हालांकि दर्शकों को एक्टिंग से ज्यादा उनकी सिंगिंग पसंद आई। पहले ही गाने से उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। उनके करियर के शुरुआती दिन आसान नहीं थे, लेकिन जल्द ही वो अपनी खास सिंगिंग के कारण छा गए। 50 के दशक में वो सबसे बड़े सितारे राज कपूर जी की आवाज बन चुके थे। लोगों से यही कहता है। क्या कहता है जोकर साहब? कहता है जोकर सारा फिल्मों में करीब 40 साल के अपने करियर में उन्होंने हर तरह के गीत गाए, लेकिन उनके दर्द भरे नगमे बहुत असरकारी साबित हुए। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। जब मौत हुई तब मुकेश जी 53 साल के थे। ये बात है साल 1976 की। वो 27 जुलाई से लता जी के साथ अमेरिका में म्यूजिकल टूर पर गए थे। उनके बेटे नितिन मुकेश और लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी साथ ही थे। वो 1 महीने से लगातार शो कर रहे थे। अमेरिका आने के ठीक 1 महीने बाद 27 अगस्त को मिशिगन के डेट्राइट में उनका लता जी के साथ कॉन्सर्ट होना था। उस दिन भी शो से पहले वो हारमोनियम पर रियाज कर रहे थे, तभी उन्हें बेचैनी होने लगी। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। ये देखकर नितिन मुकेश भागते हुए लता जी और हृदयनाथ जी के पास गए और कहा कि पापा बुला रहे हैं। हृदयनाथ मंगेशकर जी फौरन दौड़े दौड़े आए तो उन्होंने देखा कि मुकेश जी को तेज पसीना आ रहा था और सीने में दर्द हो रहा था। वो बेड पर लेट भी नहीं पा रहे थे। तब डॉक्टर को भी बुला लिया गया, जिसने देखते ही बता दिया कि इन्हें हार्ट अटैक आया है, अस्पताल ले जाओ। उस वक्त बदकिस्मती से होटल की लिफ्ट खराब थी और इसलिए 20वें फ्लोर से उन्हें व्हील चेयर पर नीचे लाया गया, मगर आईसीयू में भी उनकी हालत संभल नहीं पाई और उसी दिन शाम 4 बजे उनका निधन हो गया। जब उन्हें आईसीयू ले जाया जा रहा था तो उन्होंने नितिन जी की तरफ अलविदा करते हुए हाथ हिलाया, जैसे ये कह रहे हों कि अब मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। 30 अगस्त को फ्लाइट से उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। रफी साहब उनके इस तरह अचानक चले जाने से टूट गए। उन दिनों वो बहुत बीमार चल रहे थे, मगर अपने यार के आखिरी दीदार के लिए वो बेचैन हो गए। उनकी हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बाहर जाने से मना किया। इसके बावजूद वो अपने दोस्त मुकेश के अंतिम संस्कार में पहुंचे और उनको आंसुओं के साथ अलविदा कहा। उनकी आंखों में वो सारे लम्हे घूम रहे होंगे जो उन्होंने मुकेश जी के साथ बिताए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की लाइफ जर्नी
मुकेश जी की तरह ही थी। फिल्मों में उन्होंने पहला गीत पंजाबी फिल्म गुल बलूच के लिए गाया था। तब उनकी उम्र महज 20 साल की थी। शुरुआत में उनकी आवाज हीरो के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती थी। तब मुकेश जी बड़े गायक हो चुके थे, इसलिए नौशाद साहब मुकेश जी से ही सिंगिंग कराते थे। लेकिन मेला फिल्म में इस गाने से उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी और सिंगर से कम नहीं है। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस। इसके बाद बेजू बावरा में नौशाद साहब ने उनसे कठिन बंदिशों पर गाने गवाए, जिसमें रफी साहब निर्विवाद रूप से नंबर 1 गायक बन गए। तू गंगा की मौज में जमुना का धार, वो दुनिया के रखवाले। उनकी इतनी डिमांड थी कि उन्होंने सभी सिंगर्स को रिप्लेस कर दिया और हर हीरो के लिए संगीतकार की पहली चॉइस बन गए। उनका करियर भी करीब 46 साल चला। इसमें किशोर कुमार के अचानक उभरने से करीब 4 साल तक उनका बुरा दौर रहा, लेकिन उन्होंने जल्द ही वापसी कर ली और फिर लगातार सुपरहिट गाने गाए। जब वो अपनी उम्र के 5वें दशक में पहुंचे तो उनकी जिंदगी की गाड़ी पर ब्रेक लगने की शुरुआत हो गई। उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता था। शायद जाने अनजाने रफी साहब को भी अपना भविष्य नजर आने लगा था। 1980 के जुलाई महीने में उन्होंने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म आसपास का ये गाना रिकॉर्ड किया। तू कहीं आस पास है दो। इसका संगीत उनके प्रिय संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी दे रहे थे। इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग करने के बाद जब रफी साहब घर जाने लगे तो उन्होंने लक्ष्मीकांत जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अच्छा, अब चलता हूँ। जनरली रफी साहब जाते वक्त ऐसा नहीं कहते थे, इसलिए लक्ष्मीकांत जी को थोड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगे, तब तक रफी साहब गेट से बाहर निकल गए। अचानक कुछ देर में वो वापस भी आ गए और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले कि बस अब बहुत हो गया, अब चलता हूँ। ये बात लक्ष्मीकांत जी के दिमाग में बैठ गई और कुछ दिनों तक वो यही सोचते रहे कि साहब ने ऐसा क्यों बोला होगा। ये दोनों संगीतकार हमेशा उन्हें साहब कहकर ही बुलाते थे। इसके कुछ दिन बाद 31 जुलाई को जब उन्हें रफी साहब के निधन की सूचना मिली तो उन्हें लगा कि रफी साहब उस दिन शायद यही इशारा कर रहे थे। 31 जुलाई 1980 को रफी साहब के बंगले पर बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर एक गाने की रिहर्सल के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रफी साहब की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने कहा कि रिहर्सल कैंसिल कर देते हैं, बाद में कर लेंगे। लेकिन रफी साहब नहीं माने और रिहर्सल चालू रखी। करीब 12 बजे तक बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर चले गए। इसके बाद उनके सीने में जमकर दर्द और जलन होने लगी। उन्हें लगा कि शायद ये एसिडिटी है, तो उन्होंने अपने बेटे से गोली मांगकर खा ली, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली और दर्द बढ़ता जा रहा था। घबराकर उनके परिवार वाले फैमिली डॉक्टर को बुलाने गए, लेकिन वे कहीं गए हुए थे। फिर दूसरा डॉक्टर बुलाया गया, जिसने उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कहा। दुर्भाग्य से उस दिन अस्पताल की लिफ्ट खराब हो गई थी, इसलिए उसी हालत में उन्हें किसी तरह सीढ़ियों से वार्ड पहुंचाया गया, मगर उस अस्पताल में हार्ट अटैक के इलाज की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्हें नीचे उतारा गया और किसी तरह बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी और मौत पर किसी का जोर नहीं है। इन तमाम उठापटक के बीच रफी साहब की हालत खराब होती गई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका वक्त आ गया था। दोपहर में ही उन्हें सही इलाज मिलता तो शायद उनकी जान बच जाती, लेकिन उसी दिन उन्हें एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए और रात को 10:25 पर उनकी सांसों की डोर टूट गई। जैसे ही रफी साहब के इंतकाल की खबर आई, पूरे देश में उनके फैंस शोक में डूब गए। बांद्रा में उनके घर के बाहर रफी साहब के दीवानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये दुख भरी खबर सुनकर किशोर दा भी टूट गए और अपने बेटे अमित कुमार को लेकर उसी वक्त बांद्रा पहुंचे। ये दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और किशोर दा रफी साहब को अपने बड़े भाई अशोक कुमार की तरह ही मानते थे। अमित जी ने बताया कि जैसे ही पापा ने रफी साहब का बेजान शरीर देखा तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनके पैर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। ये देखकर सबकी आंखें और भर आई, क्योंकि उस वक्त किशोर कुमार बच्चे की तरह रो रहे थे और उन्हें संभालना भारी हो गया। उस दिन बारिश हो रही थी। इसके बावजूद रफी साहब को अलविदा कहने के लिए करीब 10,000 लोग जुहू के कब्रिस्तान आए। मुकेश जी की तरह रफी साहब भी अपनी उम्र के 5वें दशक में हार्ट अटैक के कारण दुनिया से चले गए। जिंदगी का सफर है ये कैसा। किशोर कुमार जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र में की थी और उनकी पहली फिल्म शिकारी थी, जो 1946 में रिलीज हुई थी। अपने करियर के करीब 2 दशक तक किशोरदा रफी साहब और मुकेश की तुलना में पीछे रहे, लेकिन आराधना में राजेश खन्ना के लिए उनकी आवाज ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। इसके बाद किशोरदा जब तक जिए तब तक सबसे आगे रहे। उनकी मौत भी अपनी उम्र के 5वें दशक में उसी तरह हुई जिस तरह रफी साहब और मुकेश जी की हुई थी। उस दिन तारीख थी 13 अक्टूबर।
और साल था 1987। 13 अक्टूबर को ही उनके भाई अशोक कुमार जी का जन्मदिन होता है, इसलिए उन्होंने फोन कर उन्हें अपने घर बुलाया था ताकि जन्मदिन का केक उनके घर पर ही कटे। लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। उनकी पत्नी लीना चंदावरकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दिन वो लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, जिसके कारण वो थक गए थे और कमजोर दिख रहे थे और बिस्तर पर बहुत गहरी नींद में सोए हुए लग रहे थे। लीना जी जैसे ही उनके पास पहुंची तो वो उन्हें चौंकाते हुए जाग गए और कहने लगे कि क्या तुम डर गई। इसके बाद वो काम में बिजी हो गए। किशोरदा बहुत चंचल शख्स थे, वो चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। थोड़ी देर बाद उनके कमरे से फर्नीचर हटाने की आवाज आई तो लीना जी वहां चली गई। उन्होंने देखा कि किशोरदा फिर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनकी तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन किशोरदा कई बार जानबूझकर बीमार होने की एक्टिंग करते थे, इसलिए लीना जी को लगा कि ये भी उनकी शरारत है। जब किशोरदा ने उन्हें देखा तो घबरा कर बोले, मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, दिल का दौरा पड़ेगा। ये उनके आखिरी शब्द थे। उसके बाद उनकी सांसें फूलने लगी और आंख खुली की खुली रह गई। उन्हें जमकर पसीना आने लगा, लेकिन लीना जी तब भी इसे उनकी एक्टिंग मान रही थी। पर किशोरदा वाकई दुनिया से चले गए। उन्होंने किसी डॉक्टर को बुलाने या अस्पताल ले जाने का मौका भी नहीं दिया। इन तीनों महान गायकों का आखिरी दिन एक जैसा रहा। तीनों अपने परिजनों के सामने दुनिया से गए। तीनों की मौत हार्ट अटैक से हुई और तीनों अपनी उम्र के 5वें दशक में थे। वैसे तो जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन दुनिया से जाना पड़ता है, लेकिन इन तीनों महान हस्तियों से जुड़े ये संयोग देखकर हैरानी जरूर होती है। इन दिग्गजों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।